हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। आज मेरे साथ हैं एक्सपर्ट्स टॉक्स में अमित सर, जो कि 2018 में यूपीएससी क्रैक कर आईआरएस की पोस्टिंग लिए थे। आज की वीडियो कोई स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव ये वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि बात ऐसी है कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कि 3-4 बार अटैम्प्ट देते हैं यूपीएससी का, बट उनका क्रैक नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी ओर एक न्यूबी एस्पिरेंट होता है जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हाईएस्ट रैंक की पोस्ट लाता है, साथ ही उसका आईएएस बन पाता है। तो क्या इसमें इस जर्नी में क्या दिक्कत होती है? क्या उसका विज़न क्लियर नहीं होता उन एस्पिरेंट का, या फिर उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कुछ गड़बड़ होती है? ये सारी बातें एक एक्सपर्ट्स के द्वारा आप तक पहुंचाई जाएंगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। अमित सर, सबसे पहले आपका स्टूडेंसी पे स्वागत है। जी धन्यवाद आपका भी कि आप हमारे यहाँ आए और यहाँ तक बच्चों तक पहुँचे। सर, बात करेंगे आज, पहले तो आप अपने बारे में एक थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। तो बांदा से हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट जहाँ से मैं चित्रकूट के पास पड़ता है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जैसे यूपीएससी क्रैक किया, फिर आईआरएस सेलेक्ट हुआ मैं। लेकिन क्या होता है ना कि चीज़ें फिर आईआरएस के बाद मुझे थोड़ा सा एक अलग ही पहले से था मेरा प्लान कि मुझे क्या करना है। इंस्टीट्यूट चलाने का पहले से प्लान था, चीज़ें पहले से थी कि मुझे ये चीज़ें करनी है जो बच्चों के लिए हम बहुत कम पैसे में मिनिमम फीस पे कर सकें। यहाँ तक कि हम बच्चों को अकोमोडेशन भी देते हैं, रहना खाना सब फ्री है। सर, आज के वीडियो का थोड़ा मोटो मेरा ये है कि एक एस्पिरेंट जो है यूपीएससी एस्पिरेंट, उसका विजन और साथ ही उसकी अप्रोच और उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में मैं चाहता हूँ कुछ आप राय दें। कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कई बार में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कोई एक बार में ही निकाल लेता है। तो क्या उसका थॉट प्रोसेस में क्या अंतर होता है, और कैसे कोई अगर यूपीएससी में आ रहा है तो उसके थॉट प्रोसेस कैसे काम करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो इसमें खास करके मैं बात बता दूं कि जो 4 साल 5 साल या 10 साल में भी क्रैक नहीं होता, और एक का होता है बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न है, सबसे पहले तो एक तो हम बन चुके हैं बच्चों को, एक तो नोट्स जो कोचिंगें प्रोवाइड करती हैं। मैं तो इससे बड़ा नफ़रत करता हूँ, फिर भी बच्चा बहुत मांगता है तो मैं दूसरे बच्चे को दिला देता हूँ, जो लिखी है आप दे दो, इसको नोट्स चाहिए। तो नोट्स के मैं सख्त खिलाफ रहता हूँ कि नोट्स मतलब क्लास में जो बना रहे हो नोट्स बनाओ आप, मतलब कोचिंग की आप खुद लिखो उसको जो हम पढ़ा रहे हैं। नोट्स हमारी क्या लेना चाहते हो? आप कॉपी पेस्ट करोगे, चीज़ें करोगे। आप जब खुद लिखते हो तो कुछ ना कुछ आपके विचार भी चल रहे होते हैं, कुछ आपके खुद के वर्ड्स होते हैं, और हो सकता है कि आप समझ गए तो अपने वर्ड्स में पूरा ही लिख दिया आपने। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे विचार कैसे होते हैं। अब देखो, पता है कि आईएएस के बाद हमारा काम ही क्या है? पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को देखना, या डिस्ट्रिक्ट चलाना, ये कुछ ऐसा। हमें पब्लिक में रहना है, पब्लिक के लिए सोचना है। तो क्या हम बेहतर कर सकते, क्या अच्छा कर सकते? जब आप किताबी कीड़ा ही बनना है आपको और चीज़ें सिर्फ रट्टा मारना है, तो फिर आईएएस में तो आप फिर काम कैसे कर पाओगे? डीएम बनने के बाद पहले किताबी के हिसाब से काम करोगे तो तब भी काम तो नहीं हो पाएगा ना। किताबी के हिसाब से, बुक्स के हिसाब से नहीं चलती लाइफ, वो चलती है आपको जो आप एथिक्स किस लिए पढ़ाया जाता है? इसीलिए पढ़ाया जाता है ना कि आप सोसाइटी समझें, एथिकल वैल्यू समझें, लोगों की चीज़ें शुरुआत करें। तो हम इस चीज़ों को, तो मैं उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखना चाहता हूँ। तो उन चीज़ों को हमें रहना चाहिए कि स्टूडेंट को एक अपना थॉट भी बिल्ड करना चाहिए कि हम किस किस प्रोस्पेक्टिव से सोच सकते हैं। और जब भी कोई तैयारी करता है आईएएस की, लड़का कोई भी करे तैयारी, उसके लिए सबसे पहला ज़रूरी होता है कि वो एक काम करे कि वो खुद ही जिस दिन से तैयारी करे उसको एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि मैं आईएएस की जर्नी मेरी शुरू हो गई और मैं एज अ डीएम ही पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए, एक डीएम बनने के बाद जब आपके विचार बदल सकते हैं, तो आप जो तैयारी कर रहे हो तो आप क्यों नहीं बदल सकते? आप सोच लो कि मैं डीएम हूँ, आपके जो लिखने की लिखावट होगी, जो बात करने का ढंग होगा, जो रिप्रेजेंटेशन का होगा, प्रेजेंटेशन का जो आपका भाव होगा, वो ऑटोमेटिक चेंज हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि आप जो सिलेक्शन के बाद जो एटीट्यूड आता है वो आपका अभी से है। तो आपको टाइम भी अच्छा अपना मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम इतना काम होता है, आपका विचार भी अच्छा हो पाएगा, आप उस चीज़ को कनेक्ट करना सीख जाओगे। सर, यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी है,
इसके साथ साथ यूपीएससी क्या करता है, आपके फिजिकली वो आपको टेस्ट करता है, साथ ही उससे ज़्यादा कहीं साइकोलॉजिकल वो टेस्ट करता है आपको वो प्रेशर उतना देता है ताकि साइकोलॉजिकल तो है ही है। देखिए साइकोलॉजिकल नहीं होगा तो एलिमिनेशन या एनालिसिस पावर हम क्यों बढ़ाएं। अगर स्टेटमेंट देख रहा है तो आपको समझना भी चाह रहा है साथ ही साथ कि क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना जो पढ़ के आए हो, साथ ही साथ आप लॉजिक कितना लगा पा रहे हो, साइकोलॉजिकल ये आप कितना स्ट्रांग हो कि चीज़ों को समझ के आंसर दे पा रहे हो। तो ये चीज़ें तो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे सॉल्व करते हो, तो ये तो चल ही रहा है ना उसका। एथिक्स इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग इसलिए तो पढ़ाया जाता है कि हम कैसे क्या कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं सर, आप एथिक्स और डिसीजन मेकिंग की बात करें, साथ ही उसमें एक केस स्टडी भी आती है जो, तो सर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और आपकी अप्रोच और आपके विजन को क्लियर करते हैं। तो सर इस जर्नी में आने से पहले ये जो सब्जेक्ट हैं इनको हमें कैसे सोचना है और कैसे इसको अपने आप में उतारना है? देखिए एक तो इसकी स्टार्टिंग होती है, जैसे हमने अपने यहाँ एक प्रोग्राम चला रखा है कि क्या करते हैं हम कि जैसे बच्चे हैं सारे, तो पहले तो हम एक बच्चे को एक वीक के लिए करते हैं कि वो जितने भी बच्चे क्लास में हैं उनकी प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करें या अपने अपने जो भी केस स्टडी लाते हैं उससे सॉल्व करवाएं। तो या तो खुद कर लें या तो उससे सॉल्व कर, तो एक तो उसकी स्टडी केस स्टडी अच्छी हो जाएगी कि उससे पता चल जाएगा कितने लोगों का सही कर, जो नहीं कर पाते वो फिर मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं उनका सॉल्व करता हूँ कि इसका आंसर ये होना चाहिए और ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, इन्हांस करती है। तो वो चीज़ें हैं कि वो कितना इन्हांस कर पा रहा लड़का, तो उसका भी एक मन होता है कि यार मैं इतने लोगों का सलूशन दे रहा हूँ, तो उसको भी फील आता है कि आज मैं एज अ डीएम इनके सभी की समस्याएं सुन रहा हूँ। तो एक तो ये भी हो गया है ना। एक आजकल चला ही जन सुनवाई सभी जगह हो रही है, डीएम एसपी दोनों करते हैं, सभी करते हैं, तो जन सुनवाई वाला उसको फील आता है, डीएम बनने का फील आता है उसको, और नहीं होता तो फिर मैं हूँ, तो उसके ऊपर फिर मैं रहता हूँ, तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ। चीज़ें ये भी हैं हमारे पास। और इसके साथ साथ देखिए क्या है कि आजकल थोड़ा सा यूपीएससी भी पैटर्न चेंज कर दिया, जो बच्चे नहीं निकलते हैं और निकलने के लिए उसे पुराना पैटर्न भी हर साल यूपीएससी चेंज करती है थोड़ा थोड़ा। सो आजकल क्या होता है, करंट भी लड़कों को क्या होता है रट्टा मारना और थोड़ा समझना कम हो पाता है। आजकल करंट क्या होता है, करंट जो क्वेश्चन पूछते हैं तो होता तो वो करंट है लेकिन वो होता स्टैटिक से है। जैसे कि मान लो कोई वोल्केनो आया है या मान लो अभी टर्की में जैसे अर्थक्वेक आया है ना। अब हो सकता है कि वो टर्की का क्वेश्चन ना पूछे, अब वो क्या पूछ लेगा, अर्थक्वेक की कोई डेफिनेशन के अंदर कोई वो रूल पूछ लेगा कि सैलो अर्थक्वेक क्या होता है, डीप अर्थक्वेक क्या होता है, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक क्या होता है, स्टैटिक में कन्वर्ट करके पूछ लेगा। अब आपको ये होता है कि यार ये क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं चाहिए, फिर भी उसने पूछ लिया। मोनूमेंट है कोई बन रहा है, टूट गया, न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें न्यूज़ में था लेकिन उसने पूछ लिया कि इससे किस किंग ने बनवाया था, किस किंग के आधार पे उसकी स्टेटमेंट दे दिया कि किंग ऐसा था, इस टाइम पे ये शुरुआत हुई थी, ये हुआ था। अब आपको क्या हुआ कि यार ये मंदिर का तो चर्चा ही नहीं किया, इसको किसने बनवाया था, किसने क्या किया, लेकिन वो चीज़ आ गई आंसर। तो ये आप प्रेडिक्ट भी नहीं हम नहीं कर पाते कि प्रेडिक्शन हमारा सही कि नहीं है, कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो वो यहीं से प्रेडिक्शन हम, अब जैसे मैं हूँ अभी मैं चला रखा है और मैंने एक 25 टेस्ट मैंने बनाए हुए हैं और एक हमने 2023 के एग्ज़ाम के लिए हमने प्री ओरिएंटेड एक बैच चलाया है। बैच क्या है, हम डिस्कशन करते हैं ऑनलाइन, गूगल मीट पे मैं करता हूँ। और एक हमने वो चला रखा है कि जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक तो ये प्री ओरिएंटेड एक 25 टेस्ट है, जिसमें से मैं दावा करता हूँ बहुत बच्चे, इस बार हमारे यहाँ से 16 बच्चे अगर इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो कुछ तो अच्छा किया ही होगा। ये जो 2022 का भी हुआ है, 22 का भी 16 बच्चे मेरे खुद के हैं, क्लासरूम से हैं, 10 क्लासरूम से हैं, 6 गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़े थे मेरे साथ, जो दूसरी कोचिंग में पढ़ रहे थे, परेशान थे, 5-5 से सिलेक्शन नहीं हुआ, 5-5 साल से वो मेरे साथ जुड़े हुए थे और वो उन्होंने यूपीएससी निकाला है। और ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं मेरे पास कि जो 15 दिन पहले ज्वाइन करता है और यूपीएससी क्वालिफाई करता है। 15 दिन पहले ज्वाइन किया, हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम भी छोड़ दो, इंग्लिश मीडियम का एक बच्चा 3 महीने पहले ज्वाइन करता है, वो भी यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है। एक 1.5 महीने 15 दिन पहले ज्वाइन करता है और यूपीएससी क्वालिफाई कर जाता है, इंटरव्यू दे रहा है। तो आप ये सोचो कि उसके साथ मैंने क्या किया होगा। तो वो हमने एक टेस्ट सीरीज में हर साल बनाता हूँ, टेस्ट सीरीज भी बनाता हूँ और वो टॉपिक भी मैंने बनाए हैं। वो अभी मार्केट में मैं जल्दी वो चीज़ें पहुँचाई नहीं है और मैं अभी उसे पहुँचाना भी नहीं, अभी सोचता नहीं हूँ कि जो बच्चे पढ़ें जुड़े हमसे उनको मिलना चाहिए और चीज़ें उनको पूरी मिलना चाहिए और उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बाज़ार में जाने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं 25 टेस्ट और जो मेरा टॉपिक जो मैंने लिखता हूँ कि ये टॉपिक है, जो टॉपिक नहीं एक्सप्लेन जैसे टफ़ है उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ मैं उसमें, तो वो बुक भी देता हूँ मैं और साथ में वो 25 टेस्ट भी होते हैं
और जो मैं प्रीलिम्स गाइडेंस चलाता हूँ इसको ये 100% श्योरिटी देता हूँ कि जिसके क्वालिफाई करने के लिए इतना इनफ है उसके लिए, अगर वो सही से पढ़ता है, ना पढ़े कह तो रखे हूँ मैं तो पास हो जाऊँ, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो उतनी चीज़ें पढ़ता है तो ये मेरी गारंटी है कि वो यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएगा, फिर मेंस के लिए फिर काम कर लेते हैं हम इसके बाद। हाँ, यही होता है हमारा। पहले तो आपके उन स्टूडेंट और एस्पिरेंट के लिए पहले तो बेस्ट ऑफ लक सर, जो 16 अभी अपीयर हुए हैं इंटरव्यू में। सर लास्ट क्वेश्चन, बीइंग ए एक्सपर्ट आप अपनी तरह से क्या राय देना चाहेंगे, अगर कुछ 2-4 पॉइंट बताना चाहें न्यू एस्पिरेंट के लिए ना? देखिए मैं बता दूं, जो इस बार पेपर दे रहे हैं, जैसे 2 महीने बाद पेपर है ही है, उनके लिए खास करके बता दूं कि पहली बात तो वो क्या करें कि जितना करंट है उस साल भर के करंट में ये छांटे कि पॉलिटी में किस किस जगह से करंट में रहा है, सेक्शन जैसे जुडिशरी से तो जुडिशरी पूरी पढ़ें, ह्यूमन राइट से रहा है, राइट का कुछ रहा है, फंडामेंटल राइट का तो राइट के क्वेश्चन पढ़ें। मतलब पहले तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको तो करना ही करना है, उसके साथ भी आपको उसके टॉपिक छांट लें, कौन कौन से टॉपिक करंट में रहे हैं। करंट तो अलग पढ़ें, जो पढ़ते हैं उन टॉपिक्स को एक कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन ज़रूर कर लें। और कोशिश ये रहे कि अभी 2 महीने हैं, अगर 6 से 7 बार रिवीजन हर सब्जेक्ट का कर लेते हैं तो उनकी कम से कम 25% और संभावना बढ़ जाएगी कि वो यूपीएससी सेलेक्ट हो जाएंगे। वैसे एग्ज़ाम तक कम से कम 20 बार हो जाना चाहिए 1 साल के अंदर रिवीजन। अगर 20 बार नहीं होता तो कम से कम 6-7 बार भी करते हैं तो उनकी चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके बाद जितना भी जैसे जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, इसका कौन कौन से टॉपिक से करंट में रहा है, उस टॉपिक का स्टैटिक पूरा तैयार रखें, फिर करंट पढ़ें। तो वो उसके मैं गारंटी देता हूँ कि वो कम से कम 50 मार्क्स तो एक्स्ट्रा ले ही आएगा अगर ऐसा करता है तो। थैंक यू सो मच सर, पहले तो टाइम देने के लिए। जी धन्यवाद आपको भी। होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मेरे क्वेश्चंस नहीं होते, ये आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मन में डाउट्स चल रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और साथ ही सर का एक सेशन आ रहा है जो उसमें डिबेट्स होंगे स्टूडेंट के, उसको भी हम कवर करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको नई वीडियो किस पे चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तब तक जहाँ रहें सुरक्षित रहें, बाय बाय।